हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? कैसे हैं सबके सब? क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? वीडियो सभी को दिखाई पड़ रही है? फायर इमोजी बना दें अगर सब कुछ सही है तो। अगर सब कुछ एकदम बढ़िया लेवल पर है तो फायर वाला इमोजी बना दे भाई। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे हाल भी बढ़िया बा। गुड इवनिंग बेटा जी। ओके ओके ओके, हैप्पी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू ले ले भाई। अगर तेरा हैप्पी बर्थडे है तो मेरे से हैप्पी बर्थडे टू यू ले लो। क्या वॉइस कम आ रही है भाई? वॉइस का इलाज करो कुछ। ठीक है, कोई नहीं, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, फायर इमोजी बन चुके हैं, बहुत सही है ना। कर दिया बेटा, इलाज कर दिया उसका। भाई आज हम आखिरी लेक्चर लेकर के आए आपके सामने, लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, जो कि है एनसीईआरटी पूरा वन शॉट के अंदर। आज हम प्रैक्टिस सेशन नहीं लेकर के आए, प्रैक्टिस सेशन तो इसके बाद आएगा। उससे पहले एनसीईआरटी के जो सारे सवाल एक बार में मैं करवाता हूं, वो वाला सेशन है आज, ठीक है ना भाई? तो कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस सेशन हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के एग्जाम्स की डेट क्या है भाई? थोड़ा सा एक बार बताना मुझे। अपने एग्जाम्स की डेट लिखना एक बार जरा बेटा, एक बार डेट लिखो अपने एग्जाम की, क्या है ना? एक बार तारीख बता दो मुझे, डेट बता दो एक बार मुझे, एक बार डेट बता दो। हाँ, रियोस्टैट मेरे को याद है बेटा, रियोस्टैट मेरे को याद है। 15 सितंबर, 23 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर, 1 अक्टूबर। ठीक है। अच्छा, सिर्फ वो बच्चे थम्स अप करना जिनका एग्जाम 15 सितंबर के बाद है। आफ्टर आफ्टर 15 सितंबर जिनका एग्जाम है वो थम्स अप करें, वो थम्स अप करें, है ना? उसके हिसाब से मैं आगे की कुछ प्लानिंग कर लेता हूं, है ना? उसके हिसाब से हम आगे का कुछ प्लान कर लेते हैं, ठीक है ना? 15 सितंबर के बाद जिनका एग्जाम है, मतलब 14 भी हो सकता है, 14-15, वही सेकंड वीक के बाद, मतलब सेकंड वीक के बाद, है ना? एक बार पोल मैंने लगा दिया बेटा, है ना? पोल मैंने लगा दिया है, 14 भी हो सकता है, ना 14 या 15, जो इसके आसपास, मतलब इसके बाद, ये या इसके बाद की डेट्स, है ना? तो उसके हिसाब से अपन मैग्नेटिज्म को भी प्लान कर लेंगे ना, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट आपका काफी बच्चों का आ रहा है ना? तो जिन बच्चों का आ रहा है वो उनके लिए स्टार्ट करवा देंगे, मतलब अच्छा खासा स्पीड पकड़ के स्टार्ट करवा देंगे उनको, है ना? ताकि आप लोग अपने एग्जाम में कुछ अच्छा सा स्कोर तो कर पाओ, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहा है तो। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, 75% बच्चे हैं, ठीक है। एक आइडिया मुझे ये लग गया, दूसरा आइडिया वो बताएं भाई। दूसरा वो थम्स अप करें भाई। अब देखो थम्स अप किसके लिए करना, ध्यान से सुन लो। दूसरे वो थम्स अप करें जिनका मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहा है चैप्टर, जिनका इस एग्जाम में मैग्नेटिक इफेक्ट्स चैप्टर आ रहा है ना? इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ही केवल थम्स अप करें, केवल वही थम्स अप करें जिनका मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहा है, यही वाले सितंबर वाले एग्जाम में, हाफ ईयरली बोलो, जो मर्जी बोलो इसको तुम, है ना? तो ऐसे बच्चे थम्स अप करें जरा, ऐसे बच्चे थम्स अप करें जरा। कितने ही हो कोई बात नहीं, कितने भी हो कोई बात नहीं, थोड़े हो ज्यादा हो जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है ना? जिनका मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहा है वो एक बार थम्स अप कर दें। अभी पता नहीं है, अबे कब बताएंगे भाई? आ गया सितंबर तो आ गया, अब कब बताएंगे? सिलेबस नहीं बता रहे स्कूल वाले, कैसे अजीब लोग हैं। अच्छा जी, 65% बच्चों के नहीं आ रहा मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं ना, जो नेक्स्ट सेशन हम प्लान कर रहे हैं, जो अगला सेशन हम प्लान कर रहे हैं, है ना, तो उसको अपन प्रैक्टिस सेशन प्लान करते हैं, ठीक है ना? इतने में कौन कौन एग्री हो भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए भाई, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, है ना? तो आज का सेशन तो एक एनसीईआरटी वाला हम लोग ले ही रहे हैं, एनसीईआरटी के सारे सवाल आज हम कर डालेंगे, ठीक है ना? एक प्रैक्टिस सेशन जिन बच्चों को और चाहिए, है ना, वो बच्चे भी थम्स अप करें एक बार जरा,
वो बच्चे भी थम्स अप करें जिनको नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिस सेशन चाहिए, जिनको नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिस सेशन चाहिए, है ना, जो इस बात से एग्री करते हैं वो थम्स अप करें, है ना, कि अगला सेशन जो हो, ठीक है ना, जो नेक्स्ट सेशन हो, है ना, उसमें प्रैक्टिस करवाई जाए इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस करवाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस करवाई जाए। बेटा प्रैक्टिस सेशन में ही रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी, रिवीजन के लिए कोई अलग से लेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, रिवीजन के लिए कोई अलग से लेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारे फॉर्मूले लगा लेंगे, और सारे फॉर्मूले लग जाएंगे तो अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी। ठीक है, तो जैसा अभी तक हम लोगों ने किया है, एक चैप्टर को पढ़ा, उसका प्रैक्टिस सेशन किया, फिर चैप्टर पढ़ा, फिर प्रैक्टिस सेशन किया, तो अभी भी ऐसा ही करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस सेशन करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। तो भाई मैराथन लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे यहां पर। बेटा मुझे कुछ नहीं आइडिया है कि मैराथन का क्या है, क्या हिसाब किताब है, लेकिन हाँ आएगी तो सही, ऐसा सुनने में तो आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता अभी उसका क्या होगा, है ना। तो मैं तो बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं, है ना, यूट्यूब पे क्या चल रहा है वो दूसरी टीम देखती है उस चीज को, है ना। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैराथन कब होंगी, कैसे होंगी, क्या होंगी। आपने अगर लिखा है तो मैं जाकर के मैसेज दे दूंगा उनको, ठीक है ना। आपने अगर यहां पर स्पैम किया है मैराथन चाहिए तो मैं जाकर के वहां पर बता दूंगा, है ना। आगे वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। इसमें मेरा कोई वो नहीं है रोल, ठीक है ना। मैं भाई क्लास में आकर के उड़ान बैच की ऐप पर आकर के पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर पढ़ा दूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा, है ना। पोल इसीलिए करवा रहा हूं मैं ताकि हम लोग आगे की स्ट्रेटेजी क्या है वो डिजाइन कर पाए, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो यहां पर अब मैंने सुन लिया आपकी बात, तो मैराथन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है। चलिए रियोस्टैट को एक बार समझ लेते हैं कि रियोस्टैट कैसे काम करता है। देखो रियोस्टैट का दूसरा नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है जरा कमेंट सेक्शन में तो बताओ, जरा कमेंट सेक्शन में तो बताओ वेरिएबल का मतलब क्या होता है। कौन कौन बच्चा वेरिएबल का मतलब जानता है। हाँ बेटा मैं अभी अभी कर दूंगा चैट ऑफ, अभी कर दूंगा, अभी चैट ऑफ हो जाएगी। हाँ सही बात है, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होती रहती है, सही बात है, सही बात है। वेरिएबल मींस चेंजिंग, है ना। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है यार, बच्चे जानते हैं, बच्चे जानते हैं, बहुत सही बहुत सही। यस यस, वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज क्या होती रहे, चेंज होती रहे, है ना, फिक्स ना रहे। जो चीज फिक्स नहीं हो सकती उसे बोलते हैं वेरिएबल, है ना। तो अब रियोस्टैट में ऐसा क्या होता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टर का काम करता है, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है घटा सकता है, यही मतलब हुआ ना। चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जो बढ़ा सकता है और घटा सकता है ना। तो मैं आपको पहले शक्ल दिखाता हूं रियोस्टैट की कैसी होती है। रियोस्टैट की पहले एक बार शक्ल देखो जरा, है ना, एक बार शक्ल दिखाता हूं आपको कैसी होती है। ये है रियोस्टैट, ये है रियोस्टैट, ऐसा दिखता है रियोस्टैट। सामने से देखो तो, फ्रंट व्यू से देखो तो इस प्रकार का रियोस्टैट दिखता है। और इसके ऊपर ना, यहां ध्यान से देखना बेटा, या ध्यान से देखना, एक बार यहां जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपको एक स्लाइडर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, ग्रे कलर का, है ना। इसको कहते हैं स्लाइडर, इसको कहते हैं स्लाइडर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है स्लाइडर। ये एक स्लाइडर लगा रहता है, एक स्लाइडर लगा रहता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, आओ समझे, आइए समझे कि क्या करता है। बेटा बेटा इमोजी 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 छोड़ दो, अब फायर वायर हो गया, ठीक है ठीक है, अभी पहले समझ लो, उसके बाद फिर इमोजी बनाते रहना, ठीक है ना, पहले एक बार देख लो, ठीक है। तो ये जो स्लाइडर है इसको हम स्लाइड करते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं। क्यों आगे पीछे करते हैं, इसको आगे पीछे करने से क्या होता है ना भाई, इसको आगे पीछे करने से क्या होता है, कैसे काम करता है, आओ देखें, आओ देखें कैसे काम करता है। देखो आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर 1 2 3 4 है ना, और यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर आपको कुछ टर्मिनल दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें कहते हैं टर्मिनल 1, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, टर्मिनल 5, टर्मिनल 6। हमें इतने सारे टर्मिनल नहीं चाहिए, हमें केवल 2 टर्मिनल चाहिए, हमें इतने सारे टर्मिनल नहीं चाहिए, हमें केवल 2 टर्मिनल चाहिए, ठीक है ना, केवल 2 टर्मिनल चाहिए और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। हमें सिर्फ 2 टर्मिनल चाहिए और हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो कौन से 2 टर्मिनल ले लें, आओ देखो, आओ देखो, एक ये टर्मिनल ले लेते हैं, ये वाला,
ठीक है ना, और दूसरा ये वाला ले लेते हैं। ठीक ठीक, एक ले लिया ये वाला और एक ले लिया ये वाला, इसके साथ वायर जोड़ दी हमने, है ना, क्या जोड़ दी इसके साथ, वायर जोड़ दी, तार जोड़ दी, ठीक है ना। एक सर्किट कंप्लीट कर दूं, एक सर्किट कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है ना। ये देखो, जैसे मान लो ये बल्ब लगा दिया यहां पर, ठीक है ना, बल्ब के बाद क्या लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया, चलो मान लेते हैं ऐसे, है ना। उसके बाद क्या लगा दी, बैटरी लगा दी एक, ठीक है जी, बैटरी भी लग गई है ना। और फिर बैटरी के साथ क्या लगा हुआ है, की लगी हुई है, और की के बाद ये जुड़ गया, है ना। एक सिंपल सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया, है ना, एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मेरे को जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में, पूछना चाहता हूं और जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में कि भाई करंट कौन से टर्मिनल से निकलता है और कौन से टर्मिनल में घुसता है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी से, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। करंट की डायरेक्शन बताइए फटाफट, जल्दी से कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होगी। शाबाश, प्लस से होती है नेगेटिव की तरफ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देखो करंट ऐसे चलेगा, ध्यान से देखना, चल रहा है 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 चल रहा है, इसमें से होके जाएगा, चलेगा 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 चलेगा। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब इसमें घुसेगा ऊपर डंडे में, ये जो रॉड दिख रही है, रॉड जिसके ऊपर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, जिसके ऊपर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, उसमें करंट घुसता है, ऐसे घुस गया, और अब इस स्लाइडर में से होता हुआ, इस स्लाइडर के क्लिप में से होता हुआ जाएगा वायर में, और इस वायर में घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा 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 घूमेगा, और घूम करके यहां से बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया क्या हुआ, समझ में आया क्या हुआ, समझ में आया क्या काम किया स्लाइडर ने। सोचो अगर मैंने स्लाइडर को, सोच के बताना, अगर मैंने स्लाइडर को यहां की बजाय यहां लगा रखा होता, तब क्या होता, तब क्या होता, आओ देखते हैं तब क्या होता, आइए देखते हैं तब क्या होता। देखो जरा, पॉजिटिव से निकला करंट, चलेगा 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 चलेगा, बल्ब में से भी जा रहा है ना, और इस रॉड में से भी घुसेगा, और आगे और आगे और आगे, इस क्लिप में से होता हुआ इस वायर में जाएगा, और आगे और आगे, और घूमेगा और घूमेगा और घूमेगा और घूमेगा, घूमता हुआ यहां से बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आके बैटरी में चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर मैंने दो केस लिए हैं, एक केस लिया ग्रीन वाला और दूसरा केस लिया मैजेंटा वाला। क्या आप मुझे बता सकते हो कि दोनों में से किस केस में, दोनों में से किस केस में करंट को ज्यादा रास्ता चलना पड़ा? कमेंट सेक्शन लिखिए, कमेंट सेक्शन लिखिए जल्दी, दोनों में से किस केस में करंट को ज्यादा पाथ चलना पड़ा, ज्यादा पाथ चलना पड़ा। शाबाश, बढ़िया बढ़िया। जो ग्रीन वाला पाथ आपने देखा करंट का, है ना, वो यहीं से ही आ गया, यहीं से ही आ गया, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना कम से कम एक्स्ट्रा पाथ चला है वो, है ना, इतना एक्स्ट्रा पाथ कम से कम वो चला है ना। तो ग्रीन वाले का पाथ कैसा है, ज्यादा है, ग्रीन वाले का पाथ ज्यादा है। मैजेंटा वाले का पाथ कैसा है, छोटा है, पाथ छोटा है। अब एक बात बताओ, अगर पाथ लंबा है तो किस केस में सर्किट में वायर ज्यादा इंक्लूड हुई है, किस केस में सर्किट में वायर ज्यादा इंक्लूड हुई है, किस केस में सर्किट लंबा हो गया है। चाहते ना चाहते वो बात की बात है, आप बस इतना बताओ कि किस केस में सर्किट लंबा हो गया है, किस केस में सर्किट लंबा हो गया है, किस केस में सर्किट की लेंथ बढ़ गई है, किस केस में सर्किट की लेंथ बढ़ गई है, किस केस में सर्किट की लेंथ बढ़ गई है। ऑब्वियसली जहां पाथ ज्यादा है वहीं पर लेंथ ऑफ द वायर क्या है भाई, ज्यादा है, लेंथ ऑफ वायर क्या हुआ, बढ़ गई। और एक बात बताओ, अगर लेंथ बढ़ती है तो क्या उसी के प्रोपोर्शनल आर नहीं होता, क्या उसी के प्रोपोर्शनल आर नहीं होता? तो बताओ जिसमें लेंथ ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हुई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई? आया आप समझ में? यहां पाथ कम है, पाथ कम है तो वायर जो इंक्लूड हुई है उसकी लंबाई कम है, और आपको पता है कि आर और एल प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर लेंथ कम होगा तो आर भी कम होगा, यानी यहां पर होगी रेजिस्टेंस कम, यहां पर होगी लेस रेजिस्टेंस। आया समझ में, आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इस रियोस्टेट में कोई ऐसा चेंज लाना हो,
सुनिएगा ध्यान से मेरा सवाल, मेरे को समझ में आ जाएगा तुमको समझ में आया कि नहीं आया। मैं समझ जाऊंगा कि आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है। आप ये बताओ, अगर मुझे इस सर्किट में रेजिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ाना हो तो मैं इस स्लाइडर को लेफ्ट लेके जाऊं या राइट लेके जाऊं? बताइए। मैं इस स्लाइडर को लेफ्ट लेके जाऊं और ज्यादा, या पहले से राइट लेके जाऊं? क्या करूं मैं, क्या करूं? अभी स्लाइडर यहां था, अभी स्लाइडर यहां था, मुझे और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ानी है, मुझे और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ानी है, तो मैं लेफ्ट लेके जाऊं या राइट लेके जाऊं? सोच के बोलो, सोच के बोलो। मैं इस स्लाइडर को यहां से और लेफ्ट लेके जाऊं या फिर और राइट लेके जाऊं? क्या करूं मैं, क्या करूं कि मुझे रेजिस्टेंस और बढ़ाने के लिए स्लाइडर हिलाना पड़ेगा? कैसे हिलेगा, कैसे हिलेगा स्लाइडर, और कैसे हिलेगा स्लाइडर, और कैसे हिलेगा स्लाइडर? और यस यस, काफी सारे बच्चे एकदम सही लिख रहे हैं कि हमको स्लाइडर को और ज्यादा लेफ्ट रखना पड़ेगा। क्यों? देखो भाई, जब ज्यादा लेफ्ट रखेंगे तो क्या हो रहा है, जब ज्यादा लेफ्ट रखेंगे तो फिर ये करंट ऐसे चला, ऐसे चला, बल्ब में से होता हुआ आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, इस रॉड में घुसा, और अब देखो उसको कितना घूमना पड़ेगा। वो यहां भी घूमेगा, वो यहां भी घूमेगा, एक्स्ट्रा घूम रहा है, देखो कितना एक्स्ट्रा लेंथ मिल गई। अरे हां की ना तो बोल दो, एक्स्ट्रा लेंथ मिल गई या नहीं मिल गई? इस पूरे में से घूमता हुआ यहां जाएगा, यहां जाएगा। और जो कबूतर कहीं के राइट बोल रहे थे, राइट बोलने वाले भी हैं भाई, कबूतर तो कबूतर ही है ना, अब क्या बोले, राइट बोलने वाले भी हैं। तो ये बता कबूतर कहीं के, अगर मैं स्लाइडर को राइट में रख दूं, यहां ले जाऊं अगर मैं स्लाइडर को, मान ले, ठीक है ना, तो देख क्या होगा, तो देख ध्यान से, देख क्या होगा, देख देख क्या होगा, देख क्या होगा। ये करंट निकला, बल्ब में घुस गया, अब इस रॉड में ही चला बस, और उसके बाद यहां से एक चक्कर मार के बाहर आ गया। अब खुद बता, खुद बता कबूतर कहीं के, बता बता, राइट करना चाहिए था कि लेफ्ट करना चाहिए था? अगर मुझे रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ानी थी तो राइट करना चाहिए था कि लेफ्ट करना चाहिए था? अब बात समझ में आ गई? रियोस्टैट का काम समझ में आया? रियोस्टैट का जो प्रिंसिपल है वो यही है। क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है? कि आर प्रोपोर्शनल एल होता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज ऑल। क्लियर है? क्लियर है तो फायर इमोजी फटाफट, क्लियर है तो फायर इमोजी, क्लियर है तो फायर इमोजी। ये रियोस्टैट का काम है, ठीक है ना। रियोस्टैट का सिंबल याद है, सिंबल याद है? ऐसे रेजिस्टेंस बनाई और ऐसे एरो लगा दिया, या फिर ऐसे रेजिस्टेंस बनाई और ऐसे एरो लगा दिया, ये दोनों ही है, ये दोनों ही सिंबल है। फायर इमोजी जल्दी फटाफट फटाफट। चैट में बकर ज्यादा करते हो यार तुम, काम की बातें कम करते हो। ठीक है, बढ़िया। अब चैट बंद, अब चैट की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करें एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक का डिस्कशन, है ना। जितने भी सवाल एनसीईआरटी के अंदर आए हैं टॉपिक वाइज ही होते हैं सारे सवाल, वो सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। इन टेक्स्ट के सवाल हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे या बैक एक्सरसाइज हो, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। शुरू करते हैं भाई एनसीईआरटी का डिस्कशन। सबसे पहला सवाल, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? भाई पूरी अंग्रेजी लेक्चर के अंदर दी गई थी, लेक्चर के नोट्स में थी, तो जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाया गया है वहां पर आपको ये चीज बताई गई है कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके ऊपर करंट दौड़ता है। वो कंसिस्ट करता है वायर्स से, वो कंसिस्ट करता है एक बैटरी से जो कि पावर का सोर्स होती है, इसके अलावा अप्लायंसेस होते हैं, है ना जी, और इसके अलावा एक स्विच होता है। ये सब चीजों से मिलकर के एक सिंपल सर्किट बनता है। जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा, अगर ये 1 मार्क में हुआ तो आपने सिर्फ डेफिनेशन देके आनी है, लेकिन अगर ये 2 नंबर में हुआ तो आपने डायग्राम भी बनाना है, वो बोले या ना बोले। अगर 2 मार्क्स में है तो डायग्राम भी जरूरी है, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है, यानी आपको डेफिनेशन भी याद करनी है इसकी, है ना, ये डिफाइन कैसे हो रहा है वो भी याद करना है, और दूसरा आपको एक सिंपल सर्किट, जो बिल्कुल सिंपल सर्किट मैंने आपको बना के दिखाया था, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है जी। ठीक है जी, ये दोनों काम कर लो, इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट होती है एंपियर, है ना भाई, एंपियर, और एंपियर होता है कूलम पर सेकंड। याद है कि नहीं? कैसे आया ये? देखो भाई, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, हर कोई जानता है ना, करंट इज चार्ज अपॉन में टाइम। अब करंट है एंपियर
और चार्ज को डिनोट करते हैं कूलम से, और टाइम आता है किससे भाई? टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड्स है ना? तो या तो हम एम्पियर बोले, या तो हम एम्पियर बोले, या फिर हम बोले कूलम पर सेकंड, है ना, कूलम पर सेकंड। तो ये बात एक ही तो है, कूलम पर सेकंड बोलना बात एक ही तो है ना? तो अगर वो आपसे बोले कि यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करिए, तो डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कैसे कि एन एम्पियर ऑफ करंट मीन्स वन कूलम ऑफ चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड। ठीक है जी। एक एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि भाई करंट जो है वो पास हो रहा है, क्या बन करके? एक कूलम का चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है 1 एम्पियर। ठीक है ना? ऐसे करके भी लिख सकते हो आप कि 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड होता है। इस तरीके से लिख देना। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्लास के अंदर करवाया हुआ सवाल है, पहला ही सवाल जो क्लास में करवाया था, क्वांटाइजेशन पर बेस था ये, है ना? तो ये ऑलरेडी हो चुका है, मैं दोबारा नहीं करने वाला इसको। आपको जाकर के लेक्चर देखना पड़ेगा भाई, है ना भाई? हर चीज की स्पून फीडिंग थोड़ी ना होती है, हर चीज स्पून फीडिंग थोड़ी ना होती है। मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे होता है सॉल्व, है ना? तो आपने जा करके लेक्चर नंबर 1 देखना है, वहां पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। Q बराबर NE कहते हैं इसको, है ना? यहां पर नेट चार्ज आता है, ये क्या है? ये नेट चार्ज है, ये नेट चार्ज है। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही आपको निकालने हैं, यही आपको फाइंड करने हैं। और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है जी। E माने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितनी वैल्यू होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है ना? तो जो जो जरूरी बातें वो सब मैं कर रहा हूं, है ना? ऐसे ही डिस्कशन आगे बढ़ रहा है। चलते हैं आगे। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन रखता है? नापता कौन है ये नहीं पूछा बच्चा। इस सवाल के जवाब में पता क्या लिख के आता है? वोल्ट मीटर। अबे वोल्ट मीटर कैलकुलेट करता है, मेजर करता है, वो मेंटेन थोड़ी रखता है। मेंटेन कौन रखता है? मेंटेन रखती है बैटरी। इसका आंसर है बैटरी। बैटरी मेंटेन रखती है। पावर सोर्स, जिसको पावर सोर्स भी कहते हैं या वोल्टेज सोर्स कहते हैं, यानी जो बैटरी है वो मेंटेन रखती है पोटेंशियल डिफरेंस को। मेंटेन रखने का मतलब क्या है? लगातार प्रोवाइड करते रहना। तो प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी का सोर्स तो चाहिए ना, तो बैटरी ही वो एनर्जी का सोर्स है, बैटरी ही वो वर्क डन का सोर्स है जो धक्के मार मार के चार्ज को भगा रही है सर्किट में। ठीक है जी। तो ये बेसिक बात है, इसलिए आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो नेम अ डिवाइस कौन है? वो डिवाइस वो बैटरी है, वो बैटरी है जो मेंटेन करी हुई है, वो बैटरी है। आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है? आपको इसको फील करके बताया गया था कि 10 वोल्ट का क्या मतलब होता है, 220 वोल्ट का क्या मतलब होता है। भाई भाई फॉर्मूले में सब कुछ छुपा है। अगर तुझे फॉर्मूला याद है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता भाई। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। वोल्टेज स्टैंड्स फॉर वर्क डन बाय चार्ज। अगर मैं बोलूं कि 1 वोल्ट वोल्टेज है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 जूल का काम हो रहा है 1 कूलम के चार्ज पे। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। वैसे आपको एक खुद से लिखना चाहिए, आपको एक खुद से लिखना आना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पहली पहली बार अगर जो बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, आप इसको याद भी कर लेना। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done on 1 coulomb of charge, it's is said to be 1 वोल्ट। ठीक है ना? इसी को 1 वोल्ट बोलते हैं। और साथ में आपको यह भी लिख देना है, फिर यह भी लिख देना है। ठीक है ना? 1 मार्क में आएगा। अगर ऐसा सवाल आया तो 1 नंबर में ही आता है। ठीक है ना? तो नीचे यह भी लिख देना कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा में 1 कूलम होता है।
हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। बहुत आसान आसान से सवाल है ये। एनर्जी पूछ रहा हो या वर्क डन पूछ रहा हो बेटा एक ही बात होती है। एनर्जी पूछ रहा हो या वर्क डन पूछ रहा हो एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपने यही वाला लगाना है, वोल्टेज बराबर वर्क डन अपॉन में चार्ज, है कि नहीं। तो आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है कितना, 6 वोल्ट, या 6 रख दो। वर्क डन आपको निकालना है और कह रहा है कि ईच कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है। ईच कूलम का मतलब कितना चार्ज है, ईच कूलम का मतलब है भैया जो चार्ज है वो 1 कूलम है। अगर यहां पर ईच शब्द लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम के चार्ज पर, ईच कूलम पर कितना जोर लगा रही है, 1 कूलम के चार्ज पर कितना जोर लगा रही है। तो बस आपने यहां पे 1 लिखना है या 1 लिखना है। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा, 6 जूल आ गया, 6 जूल आ गया, खत्म। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ये बात क्लास के अंदर हुई है, डिटेल में डिस्कस हुई है। फिर से मैं आपको एक बार याद दिलवा देता हूं कि भैया रेजिस्टेंस जो होती है वो 4 चीजों पे डिपेंड करती है। 3 चीजें तो इस फॉर्मूले में ही है, 3 चीजें तो इस फॉर्मूले में ही है। कौन कौन सी, नंबर 1 लेंथ पर डिपेंडेंस है, नंबर 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंडेंस है ना, और नंबर 3, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, नंबर 3 किस पे डिपेंडेंस है भाई, रो बोले तो रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल पर, मटेरियल पर डिपेंडेंस है। और नंबर 4 तापमान। चारों लिख के आना है बेटा, एनसीईआरटी ने चारों बोल रखे हैं आपको, एनसीईआरटी ने चारों बोल रखे हैं, चारों लिख के आने हैं, ठीक है जी। तो पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा हो गया मटेरियल, चौथा हो गया टेम्परेचर। अधिकतर बच्चों को याद होता है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को याद होते हैं ऐसे सवाल। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई क्या करंट का फ्लो ज्यादा इजिली होता है एक थिक वायर से या फिर थिन वायर से जिनका मटेरियल सेम है यानी रो सेम है, रो सेम है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स यानी वोल्टेज भी सेम है। फिर कहता है वाई, तो किसमें करंट ज्यादा बहेगा, मोटी तार में या पतली तार में, बताइए बताइए क्या लगता है आपको। आंसर है भाई साहब, जो तार मोटी है, जो तार मोटी है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, और जो पतली तार है, देखो भाई डायग्राम बना के दिखा रहा हूं ताकि फील आए, है ना, थोड़ी सी फील ले लो यहां से, थोड़ी सी यहां से फील ले लो भाई। जिसका एरिया कम है, सोचिए सोचिए, जिसका एरिया कम है तो आपको पता है कि आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है कि नहीं होता। सीधी सी बात बताओ भाई, सीधी सी बात बताओ भाई, क्या ये कंडीशन आपको पता है कि नहीं पता। हाँ सर पता है। तो भाई जिसमें एरिया कम होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जिसमें एरिया ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। तो भाई एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम, तो अपने आप ही करंट ज्यादा निकलेगा ना। रुकावटें कम है भैया, रुकावट कम है, यहां रुकावट ज्यादा है, तो करंट कैसा निकलेगा, कम निकलेगा। सेम वोल्टेज पर, उतनी ही वोल्टेज पर मोटी तार में से करंट ज्यादा निकलेगा, क्योंकि सेम वोल्टेज पे कनेक्टेड है दोनों, है ना। ये जितनी वोल्टेज पर है ये भी उतनी वोल्टेज पर है, ठीक है ना। और वाई का जवाब कैसे लिखोगे, इसका तो आंसर हो गया थिक वायर, ऊपर वाले का आंसर तो हो गया थिक वायर। वाई क्या लिखोगे, वाई में आप ये लिखोगे कि भाई ये जो मैंने यहां समझाया उसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, ठीक है ना, कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपने अब थिक वायर की बात करनी है फिर, है ना। थिक वायर हैज मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मोटाई, विच हैज लो रेजिस्टेंस, हेंस करंट विल फ्लो मोर इजीली, करंट जो है वो ज्यादा आसानी से निकलेगा, ठीक है जी। तो ऐसी अंग्रेजी आपको लिख करके आनी है, लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं यार, इतना तो भरोसा है मुझे कबूतर। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी, ठीक है जी। कह रहा रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस
कांस्टेंट है, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। अच्छा जी, तो कह रहा है कि करंट में क्या चेंज आएगा। बड़ा ही सही सवाल है ये, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई देखो दो केस है। पहला केस रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना, वोल्टेज V है और करंट I है। सही है, मतलब ऐसी कोई रेजिस्टेंस होगी ना, यहां देखो ऐसी कोई रेजिस्टेंस होगी जिसके अक्रॉस वोल्टेज जो लगा रखी है वो V लगा रखी है ना, तो जो करंट निकल रहा है वो I है। ठीक है, जो करंट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? I निकल रहा है। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है सेम ही रेजिस्टर पर ना, सेम ही रेजिस्टेंस पर ना डबल वोल्टेज लगा दी, नहीं हाफ लगा दी, डिक्रीजेस टू हाफ। पहले V लगा रखी थी तो अब V नहीं है, अब V/2 कर दी। क्या कर दी? V/2 कर दी। तो अब जो करंट निकलेगा उसको आप I' ले लो। I तो नहीं निकलेगा, अब पहले I निकल रहा था तो अब I तो नहीं निकलेगा क्योंकि वोल्टेज कम कर दी है। तो करंट के साथ क्या होगा? ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वोल्टेज को आधा किया है तो करंट भी आधा होना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता, है ना, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। फिलहाल हमने करंट को क्या ले लिया? I' ले लिया। ठीक है, आप मुझे बताओ R, V और I इन पैरामीटर्स को यूज करके ओम्स लॉ कैसे लिखूं? तो सर बहुत सिंपल है, V = IR। सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, है ना, बढ़िया। इन पैरामीटर्स को लेकर के फिर से ओम्स लॉ लिखो, R, V/2 और I' को लेकर के फिर से लिखो ओम्स लॉ। लिखे, आओ दूसरे केस में भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? V/2 = I' इंटू R। बोलो जी, कोई दिक्कत? अब एक काम करो, यहां से R की वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट वाले में से R की वैल्यू निकाल लो। क्या आएगी भाई? V/I आएगी। R = V/I। उठा के इस R की वैल्यू को यहां रख दो। ठीक है, R की वैल्यू तो सेम है ना, R इज कांस्टेंट ना, तो यहां से R की वैल्यू निकाली और यहां रख दी। यहां रखने से देखो क्या हुआ, यहां रखने से ये V/2 है, I' है और R की वैल्यू क्या है? वो है V/I, है ना। देखो ध्यान से, V से V कट गया, I यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा I/2। बोलो ऐसा ही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे बोल दो, ऐसा ही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अगर वोल्टेज को पहले V रखा गया था, अब V/2 कर दिया गया, तो पहले I था तो अब I/2 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये देखो हो गया, I' क्या आ रहा है? I/2 आ रहा है। समझ गए ना? तो ऐसे ही करना है हमेशा, ऐसे ही करना है। जब दो केसेस दे रखे हो तो दोनों को कंपेयर करने के लिए या तो एक की वैल्यू उठा के दूसरी में डाल दो या फिर दोनों को डिवाइड दे दो। डिवाइड भी कर सकते थे, दिखाऊं? यहां देखो, आओ एक और मेथड से दिखाता हूं इस चीज को। यहां आ जाओ, मेथड 2, दूसरे मेथड से देखो, इसको कराना पड़ता है ताकि आप लोग ढंग से सीखो। क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके माइंड में क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। मेथड 2 देखो बेटा क्या है। आपने पहली क्वेश्चन लिख ली, वो क्या है? V = IR, या रख दो, या लिख दो इसको, V = IR। ठीक है, दोबारा से लिखिए आपने, इसको उठा करके इसके डिवाइड में ले जाओ, तो इसके भी डिवाइड और इसके भी डिवाइड। V के डिवाइड में क्या आएगा? V के डिवाइड में इसका LHS आएगा V/2 और इसके RHS के नीचे इसका RHS आएगा। वो क्या होगा? वो होगा I' इंटू R। बोलो कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना ऐसे, V/2 = I' और V = IR। देख, R से R फिर कट गया, V से V फिर कट गया, ये 2 जाएगा ऊपर, ये डिवाइड के डिवाइड में है ना, ये 2 चला जाएगा ऊपर, यहां पर ये हो जाएगा 2 = I/I'। और यहां से I' क्या आ गया बेटा? I' आ गया I/2। बोलो आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? फिर से आ गया। हर तरीके से आंसर वही आएगा, है ना, हर तरीके से आंसर तो वही आएगा, हर तरीके से आंसर तो वही आएगा, I/2। ठीक है, आना भी चाहिए। सही है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। Why are the coils of electric toaster electric iron made of an alloy rather than a pure metal? ये मैंने टॉपिक आपको क्लास में भी करवाया था, है ना। वो ग्लो क्यों करता है, ये वाली बात करी थी ना हमने कि कॉर्ड तो ग्लो नहीं करती लेकिन कॉइल ग्लो करता है, ये हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। खैर, सिमिलर सा सवाल है ये भी। वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, है ना, उनके जो कॉइल होते हैं वो अलॉय से क्यों बनते हैं, प्योर मेटल से क्यों नहीं बनते? आपको क्या लगता है? अलॉय ही क्यों चुना जाता है? नाइक्रोम चुना जाता ना, क्यों? प्योर मेटल से बना लेते? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? आओ सुनो। अलॉयज हैव
मोर रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू प्योर मेटल। मेन बात यह है कि अलॉय का रो ज्यादा होता है, तो उससे क्या, उससे भाई रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट भी क्या प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा करेगा। यह बात आपको बतानी है। जबकि प्योर मेटल जो होता है उसका रो कम होता है, तो आर भी कैसा होगा, कम होगा, और फिर हीट भी कैसी जनरेट करेगा भाई, कम जनरेट करेगा। है कि नहीं, है कि नहीं। तो अलॉयज हैव मोर रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू प्योर मेटल। ठीक है ना। दिस implies that it must have high resistance which produces more heat as compared to pure metal। ठीक है जी, पूरी अंग्रेजी लिख के दे रहा हूं आपको, है ना, कुछ भी कट छट नहीं कर रहा, काम की बात कर रहा हूं पूरे तरीके से। ठीक है ना। अगर आपको इससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर बना के आंसर लिखना है तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। कुछ लोगों का मन होता है अपनी तरफ से आंसर लिखेंगे हम, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। करते हैं बच्चे भाई, मतलब कुछ बच्चे हंस रहे होंगे स्पेलिंग मिस्टेक सर 10th में आगे कौन करता है, अरे भयंकर करते हैं यार। मुझे नोट्स भेजते हैं ना बच्चे, मुझे पता है, नोट्स लिख करके चैप्टर वाइज, या फिर जब भी मेरी क्लास होती है वीक में एक बार, तो मुझे बच्चे नोट्स भेजते हैं। अब उदय वाले जो बच्चे हैं, 11th वाले बच्चे, उनकी वीक में 4 बार मेरे साथ क्लास होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन क्लास होती है, वो चारों दिन मुझे नोट्स भेजते हैं। तो जब भी मैं नोट्स देखता हूं ना, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक इतनी मिलती है, मैं क्या करूं, उस चीज का क्या इलाज करूं, क्या इंग्लिश टीचर लगवा दूं तुम्हारा पर्सनल क्या हो सकता है बताओ। धीरे धीरे इंप्रूव होगी, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इंप्रूव होगी, है ना, कि देखो यार कि क्या स्पेलिंग है और हम कैसे गलत लिख रहे हैं उसको। ठीक है ना। तो धीरे धीरे सुधरती हैं सब चीजें। मैं भी कई जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, लेकिन आपकी बहुत ज्यादा होती है भैया, और वो स्कूल में चलेंगी नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी चीज, ग्रामर ऐसी सेंस बनाती है जो कोई सेंस ही नहीं बनाती ग्रामर तो ऐसी घुसा देंगे भाई कि वो सेंस ही नहीं बनाती। टू हैव बीन कर देंगे, हैव बीन डूइंग ऐसा घुसा देते हैं वो साइंस के अंदर भी मतलब कौन सा टेंस हो गया ये, वो कौन सा होता है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो जो भी है वो पूरा घुसा देते हैं वो, हैव बीन डूइंग इस तरीके से घुसा देंगे पूरा। इतना जरूरत नहीं होती भाई, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं चलना आपको ग्रामर के साथ। इजी ग्रामर लिखो, ठीक ग्रामर लिखो, जो समझ में आए वो ग्रामर लिखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो। फिर भी अगर आपका ज्यादा लिखने का मन करता है, सुंदर लिखने का मन करता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा अच्छा आंसर लिखते हैं, लिखिए, कोई समस्या नहीं है। कीवर्ड्स डालने बहुत जरूरी है। जो मार्क्स मिलते हैं ना बोर्ड में, वो कीवर्ड्स के मिलते हैं। तो कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स हैं कि भाई ये लिखना जरूरी है कि ज्यादा रेस्टिविटी होते, ये नहीं लिखा तो मेन चीज लिखी नहीं आपने, सारी कहानी लिख देंगे पर मेन बात लिखेंगे नहीं, तो ये तो बेयर मिनिमम है। समझ गए ना। ये कुछ शब्द हैं जो डालने अति आवश्यक होते हैं आपको आंसर के अंदर, टीचर ढूंढता है, लिटरली बता रहा हूं मैं। मतलब मेरे ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो आज के टाइम पर बोर्ड का पेपर चेक करने जाते हैं, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाते थे। मतलब मैंने शायद आपके साथ ये बात शेयर करी हुई है कि जो फर्स्ट ईयर का टीचिंग था मेरा, वो स्कूल के अंदर था, तो मैं तो एकदम ही नया नया था, तो मुझे तो उन्होंने सीबीएसई के पैनल पर नहीं लिया। काफी सारा टाइम जब बीत जाता है, आपने बीएड करी होती है, बीएड भी नहीं थी मेरे पास, तो वो आपको स्कूल के पैनल में रख लेते हैं। मतलब सीबीएसई वाले स्कूल का पैनल बनता है सीबीएसई का, उसमें टीचर को रख लिया जाता है। फिर वो टीचर जब भी एग्जाम होंगे ना, वो जाएगा, सेंटर इंचार्ज बन के जाएगा, कभी कभी वो फ्लाइंग बन के भी जाता है, ऑफिसर बन करके जाता है, इस तरह से ना अलग अलग काम देते हैं टीचर को। और फिर वो टीचर पेपर की चेकिंग में भी जाता है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं साइंस पढ़ाने वाले, लिटरली जो साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे पढ़ाते हैं। इस तरह से स्कूल में होती है कि एक टीचर होता है, वो सभी कुछ पढ़ाता है। तो ऐसे दोस्त जो मेरे हैं ना, वो ये बताते हैं कि भैया हम ढूंढते हैं कीवर्ड कहां है, कीवर्ड ढूंढे जाते हैं। अगर आपने कीवर्ड नहीं डाले तो भूल जाओ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नंबर। कीवर्ड डालने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये बेयर मिनिमम है जो आपने लिख के आना ही आना। अब इसके ऊपर नीचे आगे पीछे जो मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीचर ढूंढता है, चक्कर पेपर वाला ढूंढता है कहां कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान देना इस बात पर। आगे बढ़ते हैं।
यूज द डेटा इन द टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। हाँ जी, तो ये आप खुद कर लेना भाई, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। विच अमंग द आयरन या मरकरी बेटर कंडक्टर कौन है? भाई बेटर कंडक्टर वो होगा जिसका रो कम होगा, है ना। तो रो वाली टेबल आपको दी हुई है ना, रो वाली वो पीली वाली टेबल आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, देखना और अपने आप आंसर करना कि भाई आयरन का या मरकरी का, दोनों में से किसका रो कम है, किसकी रेजिस्टिविटी कम है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वही बेटर कंडक्टर होगा। तो फिर कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है? भाई जिसका रो सबसे कम है, जिसका रो सबसे लीस्ट है, और वो है सिल्वर, वो है सिल्वर, है ना। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, लेकिन यूज कॉपर ज्यादा होता है क्योंकि अबंडेंट है, और इसीलिए वो सस्ता भी है, इकोनॉमिक है क्योंकि अबंडेंट है इसलिए, है ना। जो ज्यादा मिलेगा वो फिर सस्ता होता चला जाएगा, है ना भाई। कीमत तो उसी चीज की होगी ना जो कभी कभी मिले जो कम मिले, ठीक है। जो रोज रोज मिले तो फिर क्या। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट। ये बहुत इजी सा सवाल है, आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब होता है बस जो आपको ऊपर ऊपर से समझा दे चीज को, डिटेल्ड डायग्राम नहीं कि एक एक को एमीटर इतना बड़ा बना दिया, वोल्ट मीटर इतना ना, ऐसा नहीं करना। सिंपल डायग्राम सिंबल्स को यूज करके आपने बनाना है। आइए देखें, बैटरी है जिसमें 3 सेल हैं, दिखा देते हैं भाई। ये 2 वोल्ट, एक और 2 वोल्ट और एक और 2 वोल्ट, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, प्लस माइनस, ठीक है। अब 5 ओम रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो जोड़ देते हैं भाई। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, 5 ओम 8 ओम 12 ओम, ठीक है। एंड अब प्लग की, अच्छा प्लग की भी है, यहां दिखा देते हैं प्लग की को। बस बन गया, 1 नंबर मिलेगा ये करने का, ठीक है। 1 मार्क मिलेगा ये करने का, है ना। और तो कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा दोबारा ड्रॉ करना है, ओहो लो जी कर लिया दोबारा ड्रॉ। फिर कह रहा है पुटिंग एन एम मीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड द वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल। 12, ठीक है, सही है, समझ गया। क्या करना है, क्या करना है, एक तो यहां पे एमीटर लगा दो, कह रहा है पूरे सर्किट में एक एमीटर लगा दो। ये लो लगा दिया, प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखना, एमीटर का प्लस बैटरी के प्लस की तरफ आता है, एमीटर का प्लस बैटरी के प्लस की तरफ आता है, ये देख के काम करना भाई, ठीक है। और 12 ओम पर कह रहा है वोल्ट मीटर लगा दो, लो जी वोल्ट मीटर का भी प्लस बैटरी के प्लस की तरफ होता है, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान रखना। खैर अब आपको करंट निकालना और यहां पर वोल्टेज पता करनी है, बहुत सिंपल है। ऐसे सवाल क्लास के अंदर प्रैक्टिस करवाए गए थे, दबा के प्रैक्टिस हुए थे, है ना। चलिए मैं कर देता हूं इसको, है ना, और आप देखिए कैसे होगा। देखो यार, 2 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितनी हो गई? 6 वोल्ट, सही है। 2 टोटल कितनी हो गई? 6 वोल्ट हो गई। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट में? तो 5 8 और 12, 12 8 कितना होता है भाई? 20 और 5 25, तो 25 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हो गई 25 ओम। तो टोटल करंट निकल के आ जाएगा कैसे? V बाय R, है ना भाई। टोटल करंट क्या आएगा? V बाय R। ओम्स लॉ लगा दिया, V कितना है? 6 है, और R कितना है? 25 है। कटेगा? कट तो सकता ही नहीं, बस इसको एम्पियर दे दो, हो गया। ये टोटल करंट आ गया। तो जो एम मीटर नापेगा, है ना, जो ये एम मीटर नापेगा वो क्या होगा? वो होगा 6/25 एम्पियर। अब यही 6/25 एम्पियर चलेगा 5 ओम में घुसेगा, 8 ओम में घुसेगा, 12 ओम में भी घुसेगा। क्या घुसेगा? 6/25 एम्पियर घुसेगा, है ना। 6/25 एम्पियर घुसेगा, किस में घुसेगा? 12 ओम में। तो आपको सिर्फ यहीं की वोल्टेज बतानी है ना, या पूरे की बतानी है? अरे पूरे की बतानी होती तो वो दी हुई है 6 वोल्ट। अगर आपको टोटल वोल्टेज बतानी हो तो वो तो 6 वोल्ट है ही है, वो टोटल नहीं पूछ रहा, उसने जहां पर वोल्ट मीटर जोड़ रखा है बस वो वहीं का पूछ रहा है आपसे, है ना। तो फिर इसी के लिए सिर्फ ओम्स लॉ लगा दो यार, V इज इक्वल टू आई आर। लगाना वही है, V बराबर आई आर ही लगाना, जहां भी लगाना है, चाहे बड़े में लगा लो चाहे छोटे में लगा लो, जिसमें मर्जी लगा लो, ठीक है ना। तो यहां के लिए वोल्टेज पता करनी है, ठीक है। करंट कितना है? करंट वही है जो इसमें भी घुसा, इसमें भी घुसा, इसमें भी घुसा, यहां से भी उतना ही निकलेगा। करंट तो सेम रहता है, करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही होता है। तो करंट को आपने यहां पर क्या रखा भाई? 6/25। और आर क्या रखोगे? आर रखोगे सिर्फ 12, पूरा आर नहीं रखना। पूरा आर रखा तो फिर क्या फायदा? आपको आर रखना है सिर्फ 12, ये वाला आर रखना है आपको, ये वाला, है ना, क्योंकि यहां के लिए आपको वोल्टेज निकालनी है बस, ठीक है ना। तो 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 12 6 72, 72/25 वोल्ट। इसको आप चाहो तो आप डेसिमल में निकाल लेना, इच्छा करे तो, ठीक है ना। बढ़िया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कैलकुलेशन तो यही है, कॉन्सेप्ट भी यही है, बाकी आप
जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको कैलकुलेट करते रहें, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया है ना, ऑलरेडी पीछे इसको कर लिया हमने, यही वाला सवाल था वो जिसकी हमने वैल्यू अभी अभी निकाली है। ओके आगे चलते हैं। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले क्या जोड़ा है, कह रहा है 1 ओम जोड़ा और 10 की पावर 6 ओम जोड़ा। पागल हो गया ये, 10 की पावर 6 ओम माने 10 लाख ओम, 10 की पावर 6 ओम माने 10 लाख ओम जोड़ा है और पैरेलल में जोड़ा है। पागल वगल गए। क्या किया इसने पता है, क्या किया है इसने पता है, देख ध्यान से देख, एक 1 ओम जोड़ा और एक 10 लाख ओम जोड़ा, 2 3 4 5 ओम, इतना जोड़ा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, क्या लगता है क्या आएगी, टोटल ओम जो रेजिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी बेटा। अगर मैं इन दोनों को सीरीज में लगाता, तो याद है आपको मैंने एक बात आपसे कही थी, नोट का पॉइंट लिखवा के बोला था, जब प्रैक्टिस करवाए थे ना, 2 सेशन लगातार प्रैक्टिस के लिए थे, है ना। जब सीरीज पैरेलल पढ़ा रहा था तो मैंने जब ट्रिक्स बताई थी आपको बहुत सारी, फिर एक और सेशन सिर्फ प्रैक्टिस का लगाया था, और उस टाइम मैंने आपको एक नोट का पॉइंट लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो, कि जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होती हैं तो जो आंसर आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है, और जब सीरीज में होती है तो आंसर बड़े वाले से भी बड़ा आता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को सीरीज में लगाता, ये 1 ओम है ना और ये 10 लाख ओम, तो इसका आंसर क्या आता, ये तो 1 लाख हुआ है। हां अब ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आता 1000001 ओम। बोलो हां या ना। क्या आंसर, क्या आंसर बड़े वाले से भी बड़ा आया कि नहीं आया, हां आया, हां आया, बिल्कुल आया, दिख रहा है। तो भाई जब पैरेलल में जोड़ेगा तो आंसर छोटे वाले से भी छोटा आएगा, यानी 1 से भी छोटा मिलेगा आंसर। हां या ना तो बोल दे। आपको सिर्फ जज करना, आपको कैलकुलेट नहीं करना, बोला जज करने के लिए, जज जज, ये जजमेंट ही दे रहे हैं हम कि हो क्या रहा है ना। तो ये तो हुआ ही नहीं है, इसको तो हटाओ, ये तो हुआ ही नहीं है। क्या बात समझ में आई, आंसर छोटे वाले से भी छोटा आएगा। और पता है ये लगभग 0.98 करके कुछ आंसर आता है इसका, है ना, जो कि लगभग 1 के बराबर ही है, जो कि लगभग 1 के बराबर ही आता है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही है। तो मुझे एक बात बता, अगर 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 1 ही निकालना था तो फिर 10 लाख नीचे लगा के किया क्या, ठुल्लू क्या किया, 10 लाख नीचे लगा के क्या फायदा हुआ, फिर सोच, नहीं हुआ ना कोई फायदा। बात समझ रहे हो ना। तो यही जजमेंट है हमारी कि भाई जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगते जाते हैं ना, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम होती चली जाती है, वो गिरती चली जाती है। ऐसे ही उसने एक और केस भी दिया, बोल रहा कि भाई अब बताओ क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, पहले इसने क्या किया था, पहले इसने 1 ओम लगाया है ना, और 10 लाख ओम लगाया है ना, 10 की पावर 6 ओम लगाया। अब कह रहा है मैं 10 की पावर 3 ओम भी लगाऊंगा, एक और घुसा दिया बीच में। क्या होगा, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है क्या होगा। जब 1 और 10 की पावर 6 का आंसर 1 के आसपास ही आ रहा था, तो उस 1 के साथ अगर 1000 भी लगा देंगे तो भी 1 के नजदीक ही आंसर आएगा। हां इससे थोड़ा बेटर आएगा, इससे आंसर थोड़ा सा बेटर होगा, इससे आंसर थोड़ा सा बेटर होगा। जैसे ये 0.98 है ना, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको कि 0.99 आएगा, लेकिन आएगा तो अभी भी सबसे छोटे वाले से भी छोटा। अरे कहते हो या नहीं कहते इस बात को, हां या ना, अग्री करते हो कि नहीं करते इस बात से बताओ यार। पैरेलल में लगा है ना, आंसर छोटे वाले से भी छोटा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए क्या, पर पहले से थोड़ा बेटर आएगा, इससे थोड़ा सा बेटर आएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारा जजमेंट था, ठीक है ना, कि इसको लगाने से भी, है ना, इनको लगाने से भी आंसर जो है ना, ये इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं कि जिनको पैरेलल में लगा करके भी नियर बाय आंसर जो आ रहा है वो 1 ओम के आसपास ही हमारा देखने को मिल रहा है। तो हम जज ये कर पाए कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लगाते जाओगे तो भैया 1 ओम के नजदीक आंसर पहुंचता जाएगा, है ना, लेकिन रहेगा सबसे छोटे वाले से छोटा ही, रहेगा सबसे छोटे वाले से छोटा ही, ठीक है। तो ये बात आप लिख के आ सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। बाकी हर टीचर का इसको करवाने का तरीका अलग होता है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि इसको फॉर्मूले में डाल के होगा क्या, आंसर उतना ही आना जो निकल के आएगा, ठीक है।
एन इलेक्ट्रिक लैंप 100 ओम का, एक टोस्टर 50 ओम का, एक वाटर फिल्टर 500 ओम का, सबको कनेक्ट किया पैरेलल में। ठीक है जी, कर देते हैं 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया टू अ 220 वोल्ट सोर्स। अच्छा, नीचे बैटरी भी है, लो जी, नीचे हमारी प्यारी बटरिया भी है, जोड़ दी बटरिया नीचे। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये एक अच्छा सवाल है। देखो ये क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है कि इन तीनों ने मिला करके जितना बैटरी से करंट खींचा है ना, उतना अकेली आयरन ने खींच लिया, उतना अकेली एक सिंगल रेजिस्टेंस ने खींच लिया 220 वोल्ट के अक्रॉस लग करके। ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है। समझ में आया क्या कह रहा है? मैं फिर से समझाता हूं। वो कह रहा है कि भाई तीन अप्लायंसेस को जब पैरेलल में लगाया 220 वोल्ट से, तो जितना करंट इन्होंने खींचा, मान लेते हैं वो करंट आई है, मान लेते हैं वो करंट आई है, तो कह रहा वही सेम करंट अकेली आर रेजिस्टेंस ने भी खींच लिया। अकेली आयरन ने यहां पर लग करके, इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है उसकी रेजिस्टेंस तो दी नहीं हुई, बोल रहा निकालो, इस रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो। कह रहा उसने भी सेम करंट खींचा है। एक बात बताओ, एक बात सोच के बताओ, जितना ये तीन काम कर रहे हैं उतना ये अकेला काम कर रहा है। क्या इसी कॉन्सेप्ट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं कहते क्या? क्या इसी कॉन्सेप्ट को इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं कहते क्या? ये वही है भाई, ये जो आर है ना, ये इन तीनों का पैरेलल ही है, तभी तो सेम वोल्ट पर लग करके सेम करंट खींच रहा है। सोच, सेम वोल्टेज पे लग के सेम करंट ही खींच रहे हैं, तो फिर ये और ये तीन एक ही बात नहीं हुई क्या? इक्विवेलेंट नहीं हुए क्या? बुद्धि लगा, पिजन कहीं के, बुद्धि लगा, निकल जाएगा। देखिए 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से, समझ गया ना? ये r निकल के आ जाएगा। क्या है ये है 1/r, ये है 1/r1 कितना है 100, ये कितना है 50 और फिर ये कितना है 500। तो भाई एलसीएम क्या आया 500, 100 पंजे, 50 10 से और 500 एकम, कितना आया भाई 16/500। तो ये है 1/r, तो r कितना आएगा बेटा 500/16। मैं कुछ नहीं काटता, देख लो। इलेक्ट्रिसिटी के सवालों में कुछ मत काटा करो, इलेक्ट्रिसिटी के सवालों में कुछ मत काटो, एकदम एंड में जाकर के देखी जाएगी क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। बीच में कुछ भी काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रिसिटी के सवाल को सिंप्लीफाई बनाना चाहते हो, आसान बनाना चाहते हो, तो एंड में जाके काटा करो हमेशा। जब आपको आंसर लिख के फाइनली आना हो, टीचर को आंसर देना हो, आपने आंसर सबमिट करना हो आपने, तब जाकर के उसको आप डेसिमलों में निकालो, जहां मर्जी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कहीं काट दिया अगर कैलकुलेशन में, तो फिर वो फंस जाता है, फिर वो डेसिमलों में चला जाएगा पहले ही, फिर आपको उनकी स्क्वायर करने में, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में बहुत समस्या आने वाली है। इसलिए आप एंड तक लेके जाओ फिर काटो। ध्यान रखना, ये एक बड़ा ही गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकलों की कैलकुलेशन को करने का, ठीक है? और अपने एक्सपीरियंस से चीज बता रहा हूं कि बच्चा फंस जाता है, अगर बीच में कहीं कुछ काट देना बच्चा फंस जाएगा। नीचे जाकर के एंड में काटो हमेशा, ठीक है? खैर, रेजिस्टेंस आ गई है, करंट भी फाइंड करने को बोल रहा है वो, है ना? बोला ना उसने, एक तो रेजिस्टेंस पूछी आपसे व्हाट इज द रेजिस्टेंस, है ना, और फिर पूछा व्हाट इज द करंट। तो करंट निकल के आ जाए, क्या दिक्कत है? I इज इक्वल टू होता है V/R, अरे हाँ या ना बोल। I इज इक्वल टू V/R, V क्या है 220 और R जो अभी निकाला वो क्या है 500/16, है ना यार, 500/16, है ना? तो 220 इंटू 16/500, ये जब निकल आएगा तो एम्पियर में लिख देना काट पीट के, ठीक है जी? तो भाई जैसे मर्जी निकालो, डेसिमलों में निकालो, जैसे मर्जी निकालो, लेकिन फाइनली ऐसे आंसर आपको काट करके एंड में आना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी? पैरेलल की तारीफ करनी है, सीरीज की बेइज्जती करनी है आपको। पूछ रहा है ना एडवांटेज क्या है पैरेलल में कनेक्ट करने का, एडवांटेज क्या है, सीरीज में क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, पैरेलल में क्यों जोड़ना चाहिए? तो पैरेलल की करनी है तारीफ और सीरीज की करनी है बुराई। आओ करते हैं, आओ करते हैं, बड़ा मजा आएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
सबसे पहला, पैरेलल में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। इन अ पैरेलल सर्किट, ईच अप्लायंस गेट्स सेम वोल्टेज, ठीक है जी। जब सबको सेम वोल्टेज मिलेगी तो सब अपनी पूरी पूरी एफिशिएंसी चलेंगे। भाई मान लो बल्ब जोड़ रखा है, उसको भी 220 मिल रहा है, पंखा जोड़ रखा है, उसको भी 220 मिल रहा है, हीटर जोड़ रखा है, उसको भी 220 मिल रहा है, टीवी जोड़ रखा है, उसको भी, सबके सब 220 पर ही चलने के लिए डिजाइन हुए हैं। हमारे देश में वोल्टेज घरों में 220 वोल्ट आती है, सही बात है ना। तो जितने भी अप्लायंसेस घरों में बेचे जाते हैं, हम जो अपने घर खरीद करके लेके आते हैं, जितने भी अप्लायंस, वो सब 220 पर चलने के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड हैं। अब ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, ये मुझसे बेटर आप जानते हो, है ना। आजकल वो होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, गेमिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है कि भाई ये इस चीज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है ना। ऑप्टिमाइज का मतलब ऐसा समझो, बेहतर है, बेस्ट है, बेस्ट समझ लो, बेस्ट है ये उस चीज के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए 220 सबको मिलना चाहिए, पैरेलल में जोड़ने का ये फायदा होता है। फायदा नंबर 2, इफ वन अप्लायंस गेट्स डैमेज्ड, अगर एक अप्लायंस फूक जाए, बंद हो जाए, डैमेज हो जाए, तो बाकी सारे अप्लायंसेस चलते रहते हैं, सर्किट ब्रेक नहीं होता। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में अगर मान लो 3 बल्ब सीरीज में लगा रखे हैं, दिवाली के टाइम पर लड़ियां लगती है ना भाई, दिवाली के टाइम पर लड़ियां लगाते हैं ना, उसमें से पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि अगर सीरीज में लड़ी है ना, तो एक बंद हो गया, सारा बंद हो जाएगा, आगे की सारी बत्तियां बंद हो जाएगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल जो लड़ियां आती हैं दिवाली पे लगाने वाली, उसमें एक आधा बल्ब अगर खराब भी हो जाए, है ना, तो भी आगे वाले बल्ब सही सही चलते हैं, क्योंकि सबको पैरेलल का जुगाड़ दे रखा है, सबको पैरेलल सर्किट बना बना करके दे रखा होता है ना। लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी होता है, कोई कोई लड़ी अगर आप दिवाली की देखोगे, तो उसका अगर बल्ब टूट गया या फिर कहीं से वायर क्रैक हो गई है, तो आगे वाली तार खत्म, है ना, फिर सोचते रह जाओगे कहां कट पड़ा है। तो इफ वन अप्लायंस गेट डैमेज्ड, अदर्स वर्क अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड का मतलब बिना छेड़े, अनऑल्टर्ड का मतलब होता है बिना छेड़े, बिना कोई छेड़खानी के बढ़िया चलते रहेंगे। ये होता है पैरेलल का फायदा। सीरीज में ऐसा नहीं होता लेकिन, है ना। और तीसरा, हर अप्लायंस को अपना एक सेपरेट स्विच मिलता है ना। ईच अप्लायंस गेट्स सेपरेट स्विच, है ना। सीरीज में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, एक ही स्विच है, उसी से ऑन किया सब ऑन हो गया, उसी को ऑफ कर दो सब ऑफ हो गया। पैरेलल में क्या होता है, आपको लाइट जलानी है, लाइट का बटन अलग है, पंखा चलाना है, पंखे का बटन अलग है, टीवी देखना है, टीवी का बटन अलग है, चार्जिंग करनी है, चार्जिंग वाला बटन फोन का वो जो है वहां लगा हुआ वो अलग है, जिसपे प्लग लगा हुआ आपका चार्जर। क्या समझ गए ना बात को। तो वो पैरेलल सर्किट आपको दे रखा है, इसलिए ऐसा हो पा रहा, नहीं तो एक ही बटन से सब चलते और एक बटन बंद होने पर सारे बंद हो जाते। समझ पा रहे हो ना। तो ये है कहानी। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm। हाँ जी भाई, 2 ohm 3 ohm और 6 ohm को ऐसे जोड़ो कि आपका आंसर 4 ohm आए। हैं क्या इनको सीरीज में जोड़ दें, आ जाएगा। 6 और 3 9 और 2 11, नहीं आ रहा, फिर क्या करें, फिर क्या करें, आओ आओ देखें। 4 ohm बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4 ohm बनाने के लिए भैया आप 3 ohm को और 6 ohm को पैरेलल में ले लो, 3 ohm को और 6 ohm को पैरेलल में ले लो, और 2 ohm को उसके साथ सीरीज में ले लो। हो गया काम, हो गया काम। देखो चेक कर लो, 3 और 6 का पैरेलल क्या होता है, याद करो, 2 कई बार करवा चुका हूं आपको मैं, ये 3 और 6 कई बार करवा दिया है, पूरा कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, आपको ऑलरेडी पता है। 3 और 6 का आंसर क्या आता है, 2, और ये भी आ गया 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया। समझ गए ना। तो 3 और 6 को पैरेलल में और सीरीज में बगल में 2 को डालो, ठीक है ना। और फिर आता है कौन सा, बी। अब मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा कि 1 ohm कैसे आएगा, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। सबसे पहले वो दिमाग में सोच लो, सबसे पहले वो दिमाग में सोच लो, इन तीनों का पैरेलल का आंसर छोटे वाले से भी छोटा होगा। बोलो ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। क्या 1 ohm 2 ohm से छोटा है कि नहीं है, हां है। यानी इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, इन तीनों को सीधे सीधे प्योर पैरेलल जोड़ दो, प्योर पैरेलल कनेक्शन दे दो, प्योर पैरेलल कनेक्शन दे दो। 3 ohm 6 ohm 2 ohm, आंसर आएगा 1 ohm।
करके देख लो, करके देख लेना, ठीक है जी। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आपके लिए होमवर्क रहा। इसकी कैलकुलेशन करके दिखानी है पेपर में, ये नहीं कि डायग्राम बनाया और छोड़ दिया। हाँ ओ मालिक, ओ पिजन और पिजनियों, ऐसा मत करना कि खाली डायग्राम बनाया छोड़ दिया ना, कैलकुलेशन भी करके आनी है, ठीक है। कैलकुलेशन तक इसका आंसर आपने देना है। चलते हैं आगे। What is the highest and the lowest total resistance that can be secured? अब देखो यहां पर सीधा सीधा वो जुगाड़ लगेगा जो मैंने आपको सिखाया था। 4 कॉइल्स दे रखे हैं, 4 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का, 24 ओम का। यार ये बताओ इन सबको कैसे जोड़ें कि इनका टोटल मैक्सिमम आए, और इनको कैसे जोड़ें कि इनका टोटल मिनिमम आए। प्योर सीरीज, प्योर पैरेलल, क्योंकि प्योर सीरीज का आंसर बड़े वाले से भी बड़ा आएगा और प्योर पैरेलल का आंसर छोटे वाले से भी छोटा आएगा। हाँ या ना, क्या कहते हो भाई, ऐसे ही होगा ही नहीं होगा? आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट बना के देखते हैं। हाईएस्ट कैसे बनेगा? अपने को पता है, प्योर सीरीज में लगा के। प्योर सीरीज लगा दो, लगा दो। 4 8 12 24, 4 8 12 24, 12 8 हो गया 20, 24 4 हो गया 28, 28 और 20 कितना हो गया बेटा? 48 हो गया, 48 ओम हो गया। हाँ या ना? 48 ओम। बोलो भाई 24 से बड़ा है कि नहीं है? है, 24 से बड़ा है ना? अब इनको पैरेलल में जोड़ते हैं। आइए इनको पैरेलल में जोड़ें, आइए इनको पैरेलल में जोड़ें, है ना? ये मैं कर देता हूं, है ना? कितना होमवर्क दूंगा तुमको करने के लिए, है ना? वैसे ही बहुत लोड है तुम्हारे ऊपर बेटा, है ना? तुमने तो पीएचडी भी करनी है फिजिक्स में, है ना बेटा? बहुत लोड है तुम्हारे ऊपर, तो मैं खुद कर देता हूं। आओ देखो, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम 24। 6 चौक 24, 8 दिए 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 6 और 3 9 और 1 10 और 12 बटा 24 काटा तो 1/2 और पलट दिया तो 2 ओम आंसर आ गया। रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा ना एंड में, रेसिप्रोकल करके आंसर आपको देना है 2 ओम। बोलो भाई 4 से छोटा है कि नहीं है? 4 से छोटा 2 ओम है और 48 ओम 24 ओम से तो डबल ही है, ठीक है जी। तो ऐसा ही होता है ना? तो जुगाड़ काम करेगा और हमेशा काम करेगा, जो भी क्लास में सिखाया गया। Why does the cord of electric heater not glow? ये पूरी क्लास में डिस्कस अच्छे से हुआ है ना? तो भाई आप इसको वहीं से रेफर करिए, रेफर नोट्स, है ना? जो आपने क्लास में पढ़ा है और अपने नोट्स में लिखा है, उसी नोट से आप रेफर करिएगा। इसका आंसर वहां पर दिया हुआ है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्या क्या दिया हुआ है भाई? कह रहा है हीट जनरेटेड निकालो। यार एक बात बताओ, ये जो हीट होती है क्या ये एक एनर्जी नहीं है क्या? बिल्कुल है। और एनर्जी वर्क डन के ही बराबर नहीं होती क्या? होती तो है। तो यानी आपको बेसिकली वर्क डन ही तो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड का मतलब क्या? वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। और फिर क्या कह रहा है? चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 96,000 कूलम, 96,000 कूलम का चार्ज है ना? 1 घंटा टाइम भी दिया हुआ उसने, कह रहा है 1 आवर। और फिर कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वो 50 वोल्ट है ना? तो बताइए अब कैसे करेंगे इसको? वर्क डन, चार्ज, टाइम और वोल्टेज। सुनिए भाई, इसमें इस टाइम का उतना ही काम है जितना उस बच्चे का है। वो देखा है, वो तलवार पकड़ के जो खेल रहा होता है, फिर उसको कहते हैं, वो बोलता है मैं बोलता नहीं, फिर वो बोलते हैं करके दिखाता हूं। नहीं बोला नहीं, करके नहीं दिखाता हूं। बोला फिर कुछ नहीं करता हूं। तो यहां पर ये कुछ नहीं कर रहा भाई, इस टाइम का कोई काम नहीं है, फालतू है ये एकदम। वो मीम याद करो तुम, है ना? देखा है ना वो सभी ने। तो वो बच्चा तलवार से खेल रहा होता है, मैं बोलता नहीं, बोलता करके दिखाता हूं, करके नहीं दिखाता हूं। बोले फिर कुछ भी नहीं करता हूं। तो ऐसे इसका भी हाल है, कुछ भी नहीं करता ये। बाकी सबसे आंसर आ जाएगा। देखो वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? वोल्टेज उठा कितनी है? 50 रख दे बेटा। वर्क डन तुझे निकालना है और चार्ज तुझे दिया हुआ 96,000। 96,000 को ले जा 50 से मल्टीप्लाई कर दे, वर्क डन निकल के आ जाएगा। चल ये काम तेरा हुआ, फिर ये काम तेरा हुआ, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। जूल में आंसर आएगा, ठीक है ना? लिख लियो। An electric iron resistance 20 ohm takes current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. H is equal to I square RT लगाने का क्वेश्चन का आंसर निकालने का। करंट कितना है? 5 का स्क्वायर करना है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम और टाइम दिया हुआ है 30
सेकंड, सब कुछ सेकंड में। एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो आंसर भी किस में आएगा? जूल में आएगा। आंसर निकालने का जूल में, ठीक है? कर लेगा ना? फाइनल कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं तेरे लिए, कर लियो, ठीक है? व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड बाय करंट? सवाल क्या कह रहा है? सवाल की हिंदी समझो, सवाल की हिंदी समझो। सवाल कह रहा है कौन डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है कि एनर्जी किस रेट से डिलीवर हो रही है? एनर्जी किस रेट से, रेट ऑफ डिलीवरिंग द एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क कौन है? पावर है भाई, पावर है। इसका आंसर है इलेक्ट्रिक पावर। इसका आंसर है इलेक्ट्रिक पावर। कुछ बच्चे इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि रेट कभी सोचा ही नहीं कि रेट शब्द लिखा हुआ है। रेट का मतलब क्या होता है? एनर्जी अपॉन में टाइम। अरे पावर क्या होता है भाई? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो ये चाह रहा है आपसे कि आप रेट बताइए, एनर्जी के डिलीवरी का रेट बताओ। एनर्जी कितने रेट से डिलीवर हो रही है, कितनी तेजी से एनर्जी में चेंज आ रहा है, वो बताओ, यानी पावर निकालो, ठीक है? इलेक्ट्रिक पावर इसका आंसर है। An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. आओ कर लेते हैं, आसान है। एक इलेक्ट्रिक मोटर में करंट जो जा रहा है वो 5 एम्पियर का जा रहा है, जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज है ना? तो आपको पावर पता करनी है। पावर क्या होती है? पावर होती है VI, हाँ या ना? देखा है ना फॉर्मूला? पावर इज VI। V कितना है? V है 220 और करंट है 5। कितना आ गया बेटा? 1100 वाट आ गया। पावर 1100 वाट है मोटर की। मोटर की जो पावर है वो 1100 वाट की है। कह रहा है कितनी एनर्जी कंज्यूम करी 2 घंटों में? हाँ जी, एनर्जी कंज्यूम निकालना है आपको। याद करो कि एनर्जी कंज्यूम किलोवाट आवर में ही निकालना है, क्योंकि हो सकता है वो आपसे पैसे की बात करे थोड़ी देर बाद, है ना? थोड़ी देर में वो ये बोले भाई पैसा निकाल के दिखा, तो इसलिए ध्यान रखना एनर्जी किलोवाट आवर में ही निकालें। एनर्जी कंज्यूम्ड को किलोवाट आवर में ही निकालो। तो एनर्जी क्या होती है बेटा? पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम चला गया इधर, P इंटू टी। अब बता पावर कितनी है? सर पावर है 1100, लेकिन ये वाट में है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। बोलो अब किलोवाट में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर, ये किलोवाट में आ गया, है ना? और टाइम देखो घंटों में दे रखा है, यानी 2 घंटे। बोलो जी किलोवाट आवर में बात बन गई नहीं बन गई? कुछ करने की जरूरत है क्या? बच्चे टाइम को देख के घबरा जाते, 2 घंटे सेकंड में कैसे चेंज करेंगे सर? नहीं करना, नहीं करना, आर में ही रखना, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए, 22/10 यानी 2.2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड निकल के आ गई। कोई समस्या? कोई समस्या? कोई दिक्कत? सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा भाई, ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा सारा। एनसीईआरटी के सवाल करते करते ही पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप देख लो। ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ सवाल है ना? इसको मैं क्या ही करवाऊं, है ना? ये तो क्लास में डिस्कस किया हुआ सवाल है ना? कि 5 भागों में तोड़ दिया, एक वायर को 5 भागों में तोड़ दिया, है ना? तो फिर 25:1 का रेशियो आया था, याद आ रहा है ना? तो क्लास के अंदर करवाया हुआ है ना? तो जाकर के आप क्लास नोट्स देखिएगा, वहां पर ये चीज हमने बताई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट? अब ऐसे सवालों के लिए पोल लगाएं क्या? है ऐसे सवालों के लिए पोल लगाएं क्या? कह रहा कि इलेक्ट्रिक पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है, ये बताओ। I²R बिल्कुल है, IR² ये नहीं है, बी आंसर हो गया इसका। इसके लिए क्या पोल लगाएं भाई, है ना? 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के, एक होता है VI, फिर इसी से निकल के आता है I²R और इसी से निकल के आता है V²/R। तो ये 3 वहां 3 दिख रहे हैं, ACD, है ना? बी कोई फॉर्मूला नहीं है, बी कोई फॉर्मूला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भाई ये सवाल ही ऐसा है कि तुमसे ना हो पाई हम ही कराई, तुमसे ना हो पाई हम ही कराई। देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी रेटिंग है 220 वोल्ट, है ना, और 100 वाट, जब उसे ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पर, तो पावर कंज्यूम कितना होगा? पावर कंज्यूम है ना, तो ओम में क्यों है ये? अबे यार, अबे यार, अबे यार, वाट में होगा ना ये, तो वाट में 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट?
सवाल मैं दोबारा समझा देता हूं। कह रहा है एक बल्ब है, एक बल्ब है, ठीक है, वो बल्ब 220 वोल्ट पर जोड़ा तो 100 वाट पावर निकाली, 100 वाट पावर निकाली, ठीक है ना। अगर 110 वोल्ट पर जोड़ते तो कितनी पावर निकालता, आपको यह कैलकुलेट करना है। समझ में आया क्या कैलकुलेट करना है? पहले वोल्टेज 220 थी, तब 100 वाट पर चमकता था। अब वोल्टेज हाफ कर दी तो पावर 100 से कितनी हो जाएगी, 100 से कितनी हो जाएगी? लगाते हैं पोल, चलो देखते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, देखते हैं क्या आंसर आता है। करिए, अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। देखो भाई, पोल का रिजल्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा सी। मैक्सिमम बच्चे आंसर देंगे सी, क्योंकि एक बीमारी है, बड़ी व्याप्त बीमारी है, और देश भर में नहीं दुनिया भर में उन्हें दिखता है कि जो एक चीज सिखाई है ना वो सब जगह लग जाएगी। वोल्टेज आधी करिए ना, पावर को भी आधी कर देंगे सर। द रियल आंसर इज 25 वाट। असली आंसर है डी, है ना। चलो पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा भी देता हूं कि ऐसा क्यों है। देखा क्या कहा था मैंने, मुझे पता है ना। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस, इसी को बोलते हैं तजुर्बा, इसी को बोलते हैं अनुभव। 9वां साल है पढ़ाते हुए भाई, मुझे पता है कि बच्चा क्या गलती कर सकता है, कहां गलती कर सकता है, किस हद तक गलती कर सकता है। डी इसका आंसर है भाई। चलिए आइए देखिए आंसर 50 क्यों नहीं है और 25 क्यों है। और ऐसा सवाल को मैं वीआईपी सवाल का दर्जा देना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल कई बार बोर्ड में पूछा गया है और बच्चे गलत करके आते हैं, करवाने के बाद भी गलत करते हैं। पता है क्यों? प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि रिपीट नहीं करते चीजों को। तो जो भी सवाल वीआईपी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, कम आता लगे, या ऐसी हालत हो जिन जिन सवालों में ना, वो सवालों को तो आपको कम से कम 3 या 4 बार अटेम्प्ट करना चाहिए विद सेम वैल्यूज। वैल्यू भी मत बदलो, वैल्यू भी मत बदलो, सेम वैल्यूज के साथ 3 से 4 बार रिपीट करो। ईगो हट नहीं होनी चाहिए कि बार बार क्यों करें, हम हमें तो आ गया है। अबे भूल जाएगा तू, तुझे नहीं पता कि तेरी मेमोरी कितनी है, भूल जाएगा तू, बार बार करना पड़ेगा। आओ देखो कैसे होगा ये, आओ देखो कैसे होगा। मुझे एक बात बताओ, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या गिवन है? ये गिवन है पावर, ये गिवन है पी, ये क्या गिवन है? ये गिवन है वी। वोल्टेज गिवन है और पावर गिवन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर आप पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे? मैं आपको तीनों फॉर्मूले दिखा देता हूं। एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, और एक है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लगाना यहां पर ज्यादा उचित है? उचित फॉर्मूला कौन सा है लगाना? देखो सबसे ज्यादा अनुचित फॉर्मूला बताता हूं, वो ये है, ये यहां पर किसी काम का नहीं है। क्यों? क्या करंट की कोई चर्चा है? कहीं पर क्वेश्चन में करंट की कोई चर्चा है? नहीं। रेजिस्टेंस कहीं पर दी हुई है? नहीं। तो सबसे खराब है इस फॉर्मूले को लगाना, सबसे खराब साबित होगा अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो फिर कौन सा लगाएं? ये लगा दे क्या? P इज इक्वल टू वी आई लगा दे क्या? चलो लगाते हैं, P इज इक्वल टू वी आई लगा के देखते हैं, है ना। P इज इक्वल टू वी आई भी आपको आंसर गलत देगा, और जिन बच्चों ने P इज इक्वल टू वी आई लगाया ना, उन्हीं का आंसर 50 है। मैं आपको बता दूं, मैं करके दिखाऊं, देखो P इज इक्वल टू वी आई, P कितना है 100, V कितना है 220, और ये है I निकल के यहां से आ गया
आई निकल के यहां से क्या आ गया 100/220 एम्पियर। ठीक है, आ गया। अब इसके लिए भी लगाते हैं ये इसको कुछ पी डैश ले लेते हैं, इसे कुछ पी डैश ले लेते हैं, ले ले पी डैश। पावर पी तो नहीं हो सकती, उसको पी ले लिया है, इसको पी डैश लेते हैं। तो पी डैश जो होगा है ना, वो भी होगा वी आई। ऐसा बच्चा मान लेता है कि यहां पर भी फॉर्मूला पी बराबर वी आई लगाया है, तो पी बराबर वी आई लगाते हैं। अब इस करंट को उठाएगा और यहां रख देगा, इस करंट को उठाएगा और यहां, मैं गलती बता रहा हूं क्या कर रहा है, ये गलत सोल्यूशन दिखा रहा हूं आपको, ये सही सोल्यूशन नहीं है, ये गलत सोल्यूशन दिखा रहा हूं। आओ देखो, आओ देखो, आई की वैल्यू उठा करके रख दी, पी डैश सोचा निकल जाएगा। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है इस बार 110, इस बार 110 वोल्टेज है, और करंट कितना है 100/220, 100/220 काटा तो आंसर आया 50। और मैं कह रहा हूं कि आंसर गलत है। क्या आप सोच सकते हो कि अब क्या गलती करी है, क्या गलती करी है? सब कुछ सही तो है, P = VI लगाया, I निकाला और यहां पे यूज कर लिया, और ये वाला P डैश आ गया। क्या गलती करी है सोचो। मेरा काम रटवाना है ही नहीं, मेरा काम आपको सोचना सिखाना है। सोचना सीखो, ये PW की टैगलाइन है, अनऑफिशियल। क्या गलती करी है, क्या गड़बड़ हो गई मुझसे कि आंसर 50 आते हुए भी आंसर गलत है? गलती ये करी है कि बेटा ये जो करंट निकाला है ना, ये 220 वोल्ट पर निकला हुआ करंट है, लेकिन यहां पर वोल्टेज कितनी है 110 वोल्ट। तो यहां पर भी करंट उतना ही निकलेगा क्या जितना यहां निकल रहा था? मतलब वोल्टेज की कोई इज्जत नहीं है क्या? वोल्टेज आधी हो गई है तो क्या करंट आधा नहीं करेगा क्या? करंट को आधा आके कौन करेगा? मैं करूंगा आधा आके। इसको आधा कौन करेगा बे? इसको आधा कर, इसको आधा करके वहां पुट कर, ये अपने आप आधा हो जाएगा, और अपने आप आधा होकर आंसर क्या आएगा 25 वाट। पर इतना समझाएगा कैसे दुनिया को? इतनी सारी बातें समझाएगा कैसे दुनिया को? तो खुद तो समझ गया कि हुआ क्या है, गलती क्या हुई है, खुद तो समझ में आ गई, लेकिन दुनिया कैसे समझाएगा? सुन मेरी बात, तू इस फॉर्मूले को भी मत यूज कर, तू इसे यूज कर, तू इसे यूज कर। क्यों सर, इसे क्यों करें? इसमें ऐसा क्या है? इसमें आर है, आर मतलब रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज के चेंज होने से चेंज नहीं होती, जो लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर डिपेंड करती है। एक बात बता, अगर यही बल्ब उठा के मैं यहां लगा दूं, ये वही तो बल्ब है जो पहले 220 पर लगा रखा था, अब 110 पर लगा दिया, बल्ब तो सेम है। ओए बल्ब तो सेम है ना, बल्ब सेम है तो फिर रेजिस्टेंस भी तो सेम है। अरे आइटम वही है, वही आइटम पहले 220 पर जोड़ी थी और वही आइटम अब 110 पर जोड़ दी, तो क्या उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा? उसकी लेंथ बदल गई, फिलामेंट जो अंदर लगा हुआ है उसकी लंबाई बढ़ गई क्या? मोटाई कम हो गई क्या? मटेरियल चेंज हो गया, अब टंगस्टन नहीं है, अब कोई और हो गया? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है जो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और मैंने आपसे हमेशा ये बात बोली है कि हमें फॉर्मूले वो पसंद हैं जो कांस्टेंट हो, जिनमें कांस्टेंट ज्यादा हो, है ना भाई। और जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, रिश्ते भी ऐसी होने चाहिए जिनमें कांस्टेंट्स ज्यादा हो। आपके सामने आ रहा है, आपके सामने होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए क्या करो, इसलिए क्या करो, आप ये सॉल्यूशन इस तरीके से करो, आप ये सॉल्यूशन इस तरीके से करो। इसलिए मैंने कहा था बस की नहीं है, पहली बार में इतना दिमाग चलता ही नहीं है बच्चे का, कहां चलाएगा। 220 वोल्ट पर 100 वाट का जोड़ा, अब वही बल्ब, वही सेम बल्ब 110 पर जोड़ा, और यह जानने के लिए कितनी पावर निकलेगी। मैं कह रहा हूं कि आप लगाएं P = V²/R। P कितना है 100 है, V² कितना है सर 220 का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाय R है। R ऊपर जाएगा 100 नीचे जाएगा, यहां से R क्या आ गया, यहां से R क्या आ गया 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 ओम। ये आ गई रेजिस्टेंस, 220 का स्क्वायर और 100 नीचे, R ऊपर, ये आ गया। अब इस R को यूज कर और यहां पर लगा दे P' = V²/R। सही है कि नहीं? अब V कितना है, अब 110 है, तो रखो 110 का स्क्वायर, और R कितना है, R है 220 का स्क्वायर बटा 100, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ये 100 चला गया ऊपर, क्या बन गया बेटा ये, इसको पूरा सॉल्व करते हैं।
इसको पूरा सॉल्व करते, क्या बन गया 110 इंटू 110 इंटू 100 बटे में 220 इंटू 220, एकम दूनी एकम दूनी 50 और 25। बोलो भाई आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? और एक सिंगल फॉर्मूला लगाने से ही आया क्या? यहां पर एक बार भी ये सोचना पड़ा कि करंट आधा कर दूं क्योंकि वोल्टेज आधी हुई है? कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। आपको पता है आर कांस्टेंट रहेगा, सेम बल्ब है ना, सेम बल्ब है, आर कांस्टेंट रहेगा। समझ गए ना? इसलिए आंसर इसका क्या है बेटा? डी है। समझ गए? आधी की भी आधी हो जाती है, याद रखना इस बात को, इस फैक्ट को याद भी रख लो कि वोल्टेज को अगर आधा किया तो पावर हाफ की भी हाफ हो जाती है, आधी की भी आधी 1/4 रह जाती है। ऐसा याद रखना, ठीक है ना? 100 की क्या हो गई? 25 हो गई, ठीक है ना? 100 की क्या हो गई? 25 हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक और वीआईपी सवाल। ये वो सवाल है जहां बच्चे फंसते ही फंसते हैं, जहां बच्चे फंसते ही फंसते हैं, और ये सवाल बोर्ड में पूछते ही पूछते हैं। हर दूसरे साल ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं जहां वो बच्चे को फंसा देते हैं, कहीं पावर पर या कहीं हीट पर। आइए इस सवाल को पढ़ लेते हैं। पोल बाद में ऑन करूंगा क्योंकि ये भी बस की नहीं है, इसमें भी गलती करोगे, इसमें भी गलती करेंगे। और तुम क्या स्कूल वाली मैडम गलती करती है भाई, स्कूल वाले मास्टर गलती करते हैं इस सवाल को करने में। मतलब लास्ट ईयर जब मैंने सवाल करवाया उड़ान बैच में, मतलब ये मेरा 5वां उड़ान है 5वीं उड़ान है मेरी हर साल उड़ान बैच ले रहा हूं। पहले फ्री आया था, फिर रिलोडेड आया था, है ना, फिर उड़ान 2023 आया, फिर उड़ान 2024 आया, अब ये वाला उड़ान 2025 आया। 5वां उड़ान है मेरा ये, 5th उड़ान। और फिर 2.0 3.0 जो लिए वो तो अलग ही है, वो तो उनको तो मैं काउंट अभी कर ही नहीं रहा। मैं तो अभी ये पहले वाले उड़ान की बात कर रहा हूं जो अप्रैल से स्टार्ट होता है। मैं जब भी ये सवाल करवाता हूं ना, पिछले 3 सालों से नोट कर रहा हूं, जब भी ये सवाल करवाता हूं ना, कुछ बच्चे जरूर आते हैं, अपनी फोटो कॉपी की फोटो खींचेंगे और मुझे भेजेंगे, कहेंगे सर स्कूल वाली मैडम ने तो आंसर इसका ये बताया हुआ है, पर आंसर तो इसका आपने ये बताया हुआ है, हम कौन से मेथड से करें सर? मैं फिर कहता हूं बेटा लॉजिकल मेथड से करो बस। ना मेरा मेथड है ना स्कूल वाली मैडम का मेथड है, तुम एनसीईआरटी से चलो। एनसीईआरटी क्या कहती है वो सुनो। मैं लिटरली बता रहा हूं आपके कि स्कूल वाली मैडमों के भी, स्कूल वाले मास्टरों के भी जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे हिले पड़े हैं कि वो आंसर गलत निकाल करके बच्चे को दे देते हैं। लिटरली नाम नहीं लेना चाहता बच्चे ने तो नाम तक बता दिया स्कूल का अपना, मैं इस जगह इस जिले से हूं, इस गांव से हूं, ये स्कूल का नाम है। अब मैं क्या करूं वो नाम याद रख के? मैं अपने बच्चों को जो मुझसे पढ़ने आए हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करके आए हैं, जो फिजिक्स वाला पर ट्रस्ट करके आए हैं, है ना, उनका ट्रस्ट मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, ये बात पक्की है। तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बेस्ट चीज दूंगा जो कि लॉजिकली आपको समझ में आएगी, है ना। आओ एक बार देखते हैं सवाल को कैसे करना है। हो सकता है आपके स्कूल वाले मास्टर ने या स्कूल वाली मैडम ने इसको कुछ अलग ढंग से कराया हो, फाइनली उसका आंसर गलत आ रहा हो, आ सकता है, ठीक है ना। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब है कि रो सेम है, रो सेम है, इक्वल लेंथ भी है उन दोनों की, लेंथ भी बराबर है, इक्वल डायामीटर भी है उनका, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बराबर है, यानी मोटाई बराबर है, लंबाई बराबर है और मटेरियल भी सेम है। अबे सीधा बोलना, दोनों सेम रेजिस्टेंस है, सीधा सीधा बोलना भाई। क्वेश्चन वाले को बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन बनाया, कह रहा ये भी सेम है ये भी सेम है, सीधा बोलना कि रेजिस्टेंस सेम है, तो बोल नहीं रहा, घुमा के बात कर रहा है वो, है ना। कह रहा है कि वो पहले सीरीज में जोड़ी गई, वो दोनों वायर्स को पहले सीरीज में जोड़ा, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ा अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर ये चीज नोट करने वाली है जो स्कूल वाली मैडम या मास्टर नोट नहीं करते। ये नोट करने वाली बात है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज सेम है, V कांस्टेंट है, ऐसा उसने बोल रखा है, सवाल में बोल रखा है ऐसा कि वोल्टेज कांस्टेंट है। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस की रेशियो आपको बताना है सीरीज में भी और पैरेलल में भी। आइए करते हैं इसको। 2 केस है बेटा, 2 केस है, पहला सीरीज केस और दूसरा पैरेलल केस, ठीक है। देखिएगा 2 वायर हैं, सब कुछ सेम, बोले तो रेजिस्टेंस उनकी क्या है, सेम है ना। हम मान लेते हैं कि भाई ये जो वायर है R दोनों की रेजिस्टेंस R है, मान लू दोनों की ही रेजिस्टेंस को मैं R, क्योंकि दी तो हुई नहीं हुई तो मैं दोनों की R मान लेता हूं, है ना। तो पहले दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। मुझे बताना अगर मैंने कहीं गलती करी हो तो, क्योंकि स्कूल वाले मास्टर का
या मैडम का आंसर कुछ और भी आ सकता है, मैं बता रहा हूं, आता ही है बहुत सारे स्कूलों में करवाते हैं, है ना, तो उल्टे सीधे आंसर निकाल करके बच्चे कर रहे होते हैं उस चीज को। सीरीज में जब आर आर को जोड़ा तो बेटा इसका आंसर आएगा 2r, हाँ या ना बोल दो। और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपको पता है आंसर आता है r/2। ये याद है, शॉर्टकट तो याद है ना इनका। आर को सीरीज में जोड़ने पर 2r आता है और आर को पैरेलल में जोड़ने पर क्या आता है, r/2 आता है। ये शॉर्टकट आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर निकाल लेना, कोई बात नहीं, r/2 आंसर आता है, ठीक है ना। तो टोटल r क्या आ गया, 2r, यहां टोटल r क्या आ गया, r/2। अब कह रहा है सेम वोल्टेज पर कनेक्ट है, सेम वोल्टेज पर कनेक्ट है, सेम वोल्टेज पर कनेक्ट है, यानी यहां पर भी V वोल्ट है और यहां पर भी V वोल्ट ही है। आप मुझे बताओ बेटा, अगर मुझे हीट निकालनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला पसंद करूं अपने लिए। मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, देखना जरा। H = I²RT, H = VIT, याद है ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ाए थे। I²RT, VIT या फिर V²/R × T। क्या लगता है कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, आप बताओ कौन सा लगाना चाहिए। क्वेश्चन में चर्चा हो रखी है 2 चीजों की, बस सिर्फ 2 चीजों की, एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस। करंट की कहीं पर चर्चा है, इसमें कई करंट की बातें हो रही हैं, इसमें कई करंट की बातें हो रही हैं, तो भूल जा इसको भी और भूल जा इसको भी, हम ये लगाएंगे क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज भाई ने बोली है, रेजिस्टेंस भाई ने हमसे निकलवाई है, क्वेश्चन बनाने वाले ने हमसे रेजिस्टेंस निकलवाई है, वोल्टेज कांस्टेंट कही है, तो फिर ये क्यों ना लगाऊं, ये क्यों, इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। इसको लगाते हैं, पहले एक बार सीरीज में लगाएंगे, HS नाम देता हूं इसको, और इसको HP नाम देता हूं क्योंकि पैरेलल में लगा रहे हैं, है ना। क्या लगा रहे हैं बेटा, V²/R × T, है ना, तो V तो इसका V ही है, वोल्टेज इसकी V ही है, V²/R कितना है, R है इसका 2R, टोटल R कितना भाई 2R, और इनटू में T टाइम लग रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना। पैरेलल में रखते हैं, पैरेलल में रखो, क्या लिखूं भाई, इसका भी वोल्टेज V ही है, तो V²/R क्या डालूं भाई, R/2 × T। अब दोनों का रेशियो निकालना आपको, रेशियो ऑफ हीट। देखो कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला सिलेक्शन यहां पर पेच है, फॉर्मूला सिलेक्शन ही यहां पर पेच है, कैलकुलेशन तो धेले भर की नहीं है, धेले भर की कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला सही सेलेक्ट करना है और लग जाना है। आपको निकालना है H सीरीज और H पैरेलल का रेशियो, है ना, यानी H सीरीज / H पैरेलल आपको निकालना है, यही है, यही कहानी है, यही कहानी है। H सीरीज कितना है बेटा, आओ रखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, H सीरीज अपॉन में H पैरेलल। H सीरीज कितना है, V²/2R × T होल डिवाइड बाय V²/R/2 × T। जो कटता है काट दो, जो कटे काट दो, क्या कट रहा है। अच्छा चलो, कटने से पहले इसको हम जनरलाइज कर लें, एक बार इसको नॉर्मलाइज कर लेते थोड़ा सा, है ना। तो ऊपर वाले ऊपर लिखे रहने देते, क्या है भाई, V² है और T ऊपर है ना, और ये 2R आ जाएगा नीचे, तो 2R को यहां नीचे ले आते हैं, ठीक है, इनटू में ये भी V², ये भी T, तो V² यहां है और T यहां है, और जो इनके डिवाइड में है, जो इनके डिवाइड में है वो है R/2, है ना। तो ऊपर भेज देते, ऊपर भेज दे, ऊपर भेज दे, कौन कौन ऊपर जाएगा, कौन कौन ऊपर जाएगा, या R/2 पूरा ऊपर जाएगा, चलो पूरा भेज देते हैं इसको ऊपर, पूरा जा भाई, पूरा जा भाई, R/2, तो ये तेरा 2 नीचे आ जाएगा, हाँ या ना, समझ रहे हो बात को। ये R/2 पूरा ऊपर चला गया, तो R ऊपर रह गया और 2 फिर नीचे आ जाएगा यहां पर। अब देख, V² से V² कट गया, T से T कट गया, R से R कट गया, आंसर आया 1/4। H सीरीज अपॉन H पैरेलल इज 1/4, 1:4। लेकिन बहुत सारे स्कूल वाले मास्टर और स्कूल वाली मैडमें 4:1 को टिक करवाती हैं, आंसर 1:4 है, आपके सामने है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपके सामने है, इस कैलकुलेशन को खुद से करना, ठीक है ना। वहीं पर ही गड़बड़ फंसती है, कहीं ना कहीं वहीं पर ही गड़बड़ फंसती है, बच्चों से भी और कहीं कहीं मास्टरों से भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। अब देखना इसका आंसर 1:4 है, ठीक है, कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना, ठीक है। आंसर आपको 1:4 मिलेगा। कैलकुलेशन चलो एक तरफ, मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूं कि क्यों ऐसा हुआ है कि पैरेलल में ज्यादा हीट निकल रही है ना। एच सीरीज और एच पैरेलल का रेशियो क्या है? 1:4, यानी जितनी हीट सीरीज सर्किट ने निकाली है उसकी 4 गुना ज्यादा पैरेलल ने क्यों निकाली है? 4 गुना ज्यादा पैरेलल ने इसलिए निकाली है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है, तो करंट क्या पहुंचा होगा? ज्यादा पहुंचा होगा। बात को समझो, बात को समझो, ये बातें करने वाली नहीं होती। टिक मार दिया, आगे बढ़ गए, कोई नहीं बताता ये बातें, लेकिन मैं आपको लॉजिक भी बताना चाहता हूं। अगर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो रही हो ना, लॉजिक से तुम आंसर को ठीक टिक कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन तुम्हारी खराब भी है ना, लेकिन लॉजिक तुम्हारा अच्छा है ना, तुम तब भी आंसर कर सकते हो बेटा। लॉजिक दोबारा सुनो, सीरीज में अगर 1 आई है तो पैरेलल में उसकी 4 गुना आई है। 1:4 का रेशियो, इसका मतलब अगर सीरीज में 1 जूल की हीट निकली है तो पैरेलल में 4 जूल, 4 गुना ज्यादा। क्यों? इसीलिए क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस है ज्यादा, करंट पहुंचेगा कम, कम करंट पहुंचेगा तो कम ही हीट प्रोड्यूस करेगा। यहां है रेजिस्टेंस कम तो करंट पहुंचेगा ज्यादा, और ज्यादा करंट पहुंचेगा क्योंकि रुकावटें कम है ना, रुकावट कम है कि नहीं, तो करंट पहुंचेगा ज्यादा, ज्यादा करंट पहुंचेगा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। यहां पर उल्टा है, यहां रुकावट ज्यादा है तो करंट कम पहुंचेगा, कम पहुंचेगा तो हीट कम प्रोड्यूस करेगा। तो सीरीज सर्किट में अगर आप बढ़ाते जाओगे ओवरऑल एनर्जी घटती जाएगी, पैरेलल में बढ़ाते जाओगे ओवरऑल एनर्जी बढ़ती जाएगी। चलिए कुछ सवाल रह गए हैं, है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं प्रैक्टिस सेशन के साथ, है ना। प्रैक्टिस सेशन में भी लगभग मैं सवाल लेकर के आऊंगा बढ़िया बढ़िया, है ना, अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और बच्चों को परेशान किया है ना। वो सब सवाल नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस सेशन के अंदर लेके आऊंगा। और कुछ सवाल अभी रह गए हैं, मेरे ख्याल होंगे 10 सवाल होंगे, है ना, वो रह गए हैं, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, है ना। एनसीईआरटी के बच्चे कुछ डिस्कशन प्लस प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये डिस्कशन, है ना। कुछ कुछ सवालों में डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही कुछ ऐसा है बेटा जो कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिस से सीखा जाता है ना। कॉन्सेप्ट ने इतना नहीं सिखाया होगा आपको जितना आप प्रैक्टिस के दौरान सीखोगे, तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन की नीड है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी डिस्कशन के अंदर भी इतने अच्छे अच्छे सवाल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं कि अगर आप एनसीईआरटी के ही सवालों को 2 से 3 बार लगा के चले गए ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट आप बढ़िया कर जाओगे। अगर आप एनसीईआरटी के ही सवालों को 2 से 3 बार लगा के चले जाओगे तो कॉन्सेप्ट तो आपके सारे ऐसे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।